नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रोफेसर यूपेश कुमार और आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो मगध साम्राज्य है। तो मगध साम्राज्य के सबसे प्रथम राजवंश हर्यक वंश के बारे में देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि किस प्रकार से जो सबसे पहला राजवंश है वो शासन करेगा मगध साम्राज्य में और मगध को एक नई ऊंचाई में ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हर्यक वंश। देखते हैं कि जो हर्यक वंश है ये 544 से लेकर 412 बीसी तक का जो माना गया है और जो है इसमें सबसे शक्तिशाली और जो सबसे महत्वपूर्ण शासक माना गया है वो बिंबिसार माना गया है। और बिंबिसार जो कि 544 से लेकर के 493 बीसी तक शासन करते हैं और इनके समय में ही शक्तिशाली रूप से जो है बिहार का उदय होता है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, जो बिंबिसार है इनको ही क्या कहा गया है, वास्तविक संस्थापक माना गया है। और इन्होंने गिरिव्रज या राजगृह को क्या बनाया, अपने राजधानी। इन्होंने एक नए शहर की स्थापना की, गिरिव्रज या राजगृह, और इसी को ही उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बनाई। देखते हैं नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और उनके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक की दुर्बलता से लाभ उठाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया और उनकी हत्या कर देता। साथ ही जो हर्यक वंश है वो समाप्त हो जाएगा और एक नए राजवंश की भी स्थापना होगी। इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हर्यक वंश है ये हर्यक वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए। पहला शासक है बिंबिसार, दूसरा शासक है अजातशत्रु, तीसरा शासक उदयन और उसके बाद उदयन के 3 पुत्र होंगे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। नागदशक को अंतिम शासक माना जाता है। तो डीपली देखने वाले हैं और अब देखते हैं इस वीडियो में। जो हमारा सबसे पहला सम्राट है, शक्तिशाली सम्राट, वो है बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, 2 नाम आपको मिलेगा इस मगध साम्राज्य में, एक है बिंबिसार और एक बिंदुसार। तो दोनों नामों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश से संबंधित सम्राट है और जो बिंदुसार होगा वो मौर्य वंश से संबंधित सम्राट होगा। तो ये देखते हैं बिंबिसार, इनका जो शासन माना गया है 544 से लेकर के 493 बीसी माना गया है। हर्यक वंश की जो संस्थापक है, इन किसको कहा गया है, बिंबिसार को कहा गया है। और इनका एक उपनाम भी है, ये उपनाम है श्रेणिक। और इसे हर्यक वंश के कुछ लोग मानते हैं कि ये नाग वंश की ही एक उपशाखा है। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली आदि राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध किए। देखते हैं जो बिंबिसार है वो एक साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने वाला शासक था और वो साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3 चीजों को अपनाता था। पहला था मित्रता करना, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करना और तीसरा था युद्ध करना। तो इसके अंतर्गत उन्होंने जो विवाह किए और जो मित्रता किए, युद्ध किए, इन सारी चीजों को हम डीप देखने वाले हैं। उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया तो देखेंगे कि उनकी जो पहली पत्नी थी महाकोसला। ठीक है, पहली पत्नी का नाम क्या है, महाकोसला, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, जिसके विवाह के पश्चात काशी नामक जो नगर है उनको क्या हो जाता है, उसका राजस्व मिलने लगता है। फिर ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरी विवाह करता है चेलना से, जो कि वैशाली के लक्ष्मी प्रमुख चेतक की बहन थी। ठीक है, और इसके बाद मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी ये विवाह करता है। ये तीसरा विवाह है और इस विवाह के पश्चात उनको मद्र का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त हो जाता है। महाबग नामक जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी और कुशल प्रशासन की आवश्यकताओं पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। बौद्ध साहित्य में जो कुछ पदाधिकारी हैं या जो राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण पद जो सृजित किए गए थे उनका भी हमको उल्लेख मिलता है। जैसे सबंधक महामात या सर्व महापात्र, यह एक सामान्य प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी होता था। दूसरा है बोहारिक महामात या व्यवहारिक महामात्र, यह प्रधान न्यायिक अधिकारी अथवा न्यायाधीश होता था। और तीसरा देखते हैं सेना नायक महामात, या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। तो इस प्रकार से जो प्रशासन है वो बड़ी कुशलता के साथ बिंबिसार के द्वारा संचालित किया गया। देखेंगे बिंबिसार स्वयं शासन की समस्याओं पर रुचि लेता था और महाबग जातक में कहा गया है कि उनकी राज्यसभा में 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। एक बड़ा विशाल जनसभा होता था या राज्यसभा में जो महान
सम्राट के रूप में 80,000 गांवों के प्रतिनिधियों को बुलाते थे या एकत्रित कराते थे। वह जैन तथा ब्राह्मण दोनों धर्मों में सहिष्णु था, मतलब दोनों धर्मों को क्या करता था, मानने वाला व्यक्ति था। जैन ग्रंथ उसे अपने मत पोषक मानते हैं। दीर्घ निकाय से पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहां की पूरी आमदनी दान दे दी थी। पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने करीब 32 वर्ष शासन किए। पुराणों में भी बिंबिसार के बारे में विस्तार से दिया गया है। और दोस्तों, जब हम लोग जैन और जो है ब्राह्मण धर्म के बारे में देखते हैं तो बौद्ध धर्म को भी हमको यहाँ ध्यान देना होगा। जो बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध का मित्र तथा संरक्षक भी था। उनके द्वारा राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की गई और इसे ही क्या बनाया गया, अपना कैपिटल बनाया गया था। देखते हैं जो बिंबिसार है उनका एक और मित्र होगा जो अवंती का शासक था। उनके साथ स्टार्टिंग में तो इनका जो संबंध है वो ठीक नहीं था, किंतु जब राजा प्रद्योत जो कि अवंती का शासक था और बीमार हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो बिंबिसार अपने प्रसिद्ध वैद्य को भेजते हैं। जीवक को किस चीज के लिए भेजेंगे भाई, जीवक को उनकी इलाज के लिए भेजते हैं, ठीक है। और जिससे जो अवंती के सम्राट हैं प्रद्योत वो ठीक हो जाएंगे और अवंती के तरफ से इनको एक प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्राप्त हो जाता है। बिंबिसार ने अंग और चंपा को जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या कर दिया, उपराजा के रूप में नियुक्त कर दिया। देखते हैं किस प्रकार से बिंबिसार की मृत्यु होती है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया, ठीक है। देखते हैं कि चूंकि इनको पता हो गया था कि उनका जो योग्य पुत्र है अजातशत्रु वो किस चीज के लिए है, वो शासक बन सकता है, लेकिन अजातशत्रु बहुत जल्दबाजी करने लगता है अपने साम्राज्य को प्राप्ति के लिए और वो बिंबिसार का वध कर देता है या उनको कारागार में डाल देता है। और इसके लिए बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने उकसाया था, किसे, अजातशत्रु को भाई, ठीक है। एक षड्यंत्र रचा गया दोनों के द्वारा। लेकिन जैन ग्रंथ है उसके आवश्यक सूत्र है, उसमें कहा गया है कि जल्दी जो राज्य को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु क्या करता है, बिंबिसार को कैद में डाल देता है और वहां पे बिंबिसार की देखभाल के लिए रानी चेलना क्या करती है, वहां पे अपॉइंटेड होती है। साथ में देखेंगे कि जब बाद में अजातशत्रु को पता चलता है कि पिता उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें ही युवराज बनाने वाले थे, तो वो पुनः जो अजातशत्रु है लोहे के एक बड़ा सा डंडा लेके कहां जाएगा, कारागार जाएगा। और जब बिंबिसार ये देखता है कि अजातशत्रु मुझे मारने के लिए आ रहा है, तब वह विष पान कर लेता है और अपनी जीवन वहीं त्याग देता है। अब देखेंगे जो है अजातशत्रु के बारे में देखेंगे, ठीक है। अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है, ये कहा जाता है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। देखेंगे कि किस प्रकार से 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व इनका शासनकाल चलेगा। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट बिंबिसार का पुत्र जिसने पिता को मार करके राज्य प्राप्त किया था। देखते हैं जब ये है अजातशत्रु अपने पिता को मार करके वो साम्राज्य प्राप्त करता है तो उनके पिता के जितने भी मित्र होंगे बिंबिसार के वो सभी किसके दुश्मन बन जाएंगे, अजातशत्रु के। उसने अंग, लक्ष्मी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर, चूंकि ये सभी प्रारंभ में बिंबिसार के द्वारा शांतिपूर्ण या वैवाहिक संबंधों द्वारा कंट्रोल में थे, लेकिन अब युद्ध की नीति अपना करके अजातशत्रु के द्वारा क्या किया गया, इन राज्यों को आपस में मिला लिया गया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की गई। अजातशत्रु के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जो कि 483 बीसी में होता है। उस घटना के अवसर पर बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं। इसमें अजातशत्रु भी प्रयत्न करता है और उन्हें कुछ अंश प्राप्त होता है और वो राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप बनवा देते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे कि राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है वहां पे बौद्ध संघ की प्रथम संगति होती है, ठीक है, 483 में, और जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। यह कार्य आगे भी इसी प्रकार से संपादित होते रहता है। विस्तार की नीति देखेंगे कि किस प्रकार से जो अजातशत्रु है वो विस्तार की नीति को अपनाता है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो नीतियां अपनाई थी
ठीक उसी प्रकार से अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया और कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया, चूंकि उस समय कौशल और काशी बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहे थे। वज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक नामक हथियार का वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ पे दो महान आविष्कार किए गए किनके द्वारा, यहाँ पे देखेंगे वो है हमारे अजातशत्रु सम्राट के द्वारा किया गया। पहला है महाशिला कंटक, जिसमें एक बड़े से पत्थर को क्या किया जाएगा, उछालकर मारने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा है रथ मूसल। ये रथ मूसल क्या होता है, चाकू के पैने पैने, रथ के जो किनारे में क्या है चाकू जैसे पैने लगे रहते हैं और सारथी के लिए बस सुरक्षित स्थान होता है जहां पर बैठ के रथ को हाँक कर क्या करेगा, शत्रुओं पर हमला करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं बाहुबली मूवी में किस प्रकार से वो पत्थरों पे आग लगाकर फेंका जाता है, वो क्या है, महाशिला कंटक है। और रथ के अगल बगल में चाकू नुमा पैनी जो हथियार लगी होती है वो क्या है, रथ मूसल है। तो इस प्रकार से दो नए हथियारों की खोज की गई। पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है क्योंकि वह बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका बड़ा हाथ था। उसका मंत्री वस्कार कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने लिच्छियों में फूट डालकर साम्राज्य का विस्तार किया था। कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर, देखते हैं भाई इसके पहले हम लोग देखे थे कि जो कौशल का राजा है प्रसेनजीत, वो किसका मित्र हो गया था, ये जो है ये बिंबिसार का मित्र था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जो उसकी पुत्री होती है प्रसेनजीत की, राजकुमारी वजीरा, ठीक है, देखेंगे तो ये क्या करेगा, प्रसेनजीत को हरा देगा और वजीरा से विवाह कर लेगा, जिससे काशी जनपद स्वतः उनको दहेज के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उनकी ये जो साम्राज्य विस्तार की नीति होती है वो बहुत सुदृढ़ होती है और पिता की हत्या के कारण इतिहास में वो सदा अभिशापित रहता है। अब मृत्यु देखेंगे कि किस प्रकार से जो अजातशत्रु की मृत्यु होती है। बहुत सारे इतिहासकार इसको 535 ईसा पूर्व मानते हैं और जैन और जो बौद्ध परंपरा है इसमें भी भिन्नता है। कुछ में इनका जो मृत्यु है 460 बीसी माना गया है। ऐसा विवरण मिलता है कि लगभग सभी ने अपने पिता की हत्या की थी इस वंश से और इसलिए इसे वंश को पितृहंता वंश के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, ये देखेंगे। अब मृत्यु के पश्चात जो अजातशत्रु है उसके पुत्र उदयन सम्राट बनेंगे मगध साम्राज्य का, और अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध का राजा कौन बन गया, उदयन। बौद्ध ग्रंथ अनुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथ अनुसार इसे पितृभक्त भी कहा गया है। इनकी माता का नाम पद्मावती था, ठीक है। और देखते हैं उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तार विधि नीति को अपनाने वाला था और उसने पाटलिपुत्र, ठीक है, ये गंगा और सोन के संगम पर बसाया गया है, पाटलिपुत्र नामक एक नए शहर की स्थापना की और इन्होंने राजगिरी से पाटलिपुत्र को क्या बना दिया, अपना कैपिटल बना दिया, राजधानी, ठीक है। और मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी जाती है। अब देखेंगे उदयन के पुत्रों के बारे में। उदयन के जो पुत्र हैं नागदशक, जो कि सम्राट बनेंगे, अंतिम शासक माने गए हैं इस वंश के। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनके 3 पुत्र होंगे, पहला है अनिरुद्ध, फिर मंडक और नागदशक। अंतिम राजा जो है नागदशक, जो कि अत्यंत विलासी और निर्बल होता है और शासन तंत्र में शिथिलता के कारण असंतोष जनता में फैल जाती है और राज्य में विद्रोह होने लगता है। और सबसे पहले देखते हैं इन्हीं के सेनापति, जो सेनापति होंगे शिशुनाग, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से नागवंश की स्थापना होती है और प्रथम सम्राट बनेगा जो शिशुनाग, जो कि किसका सेनापति था भाई, नागदशक का। तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखें और पढ़ते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।